हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, इसकी सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट आज के वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड धीरे धीरे करके हम सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करते जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड यूनिट का हम लोग एक बार थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। तो सेकंड यूनिट जो है इसका मेन टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर, एंड इसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक आता है WHO गाइडलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। देन ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं ये WHO गाइडलाइंस के अंदर ही आते हैं। देन सेकंड टॉपिक आता है TT रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, इसके अंदर हमारे पास में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है WHO गाइडलाइंस का तो उसके अंदर हम ये सारी ही चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हमारे TT रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के पहले वाले वो सब WHO गाइडलाइंस के अंदर ही आते हैं। ठीक है, बाकी इस यूनिट में से क्या क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम लोग कोशिश करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने की। बाकी एक चीज़, जैसा कि अभी तक आप लोगों को भी पता चल गया होगा, इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी ऐसा समझने लायक तो लग नहीं रहा है। मतलब आधे ज़्यादा चीज़ें ऐसी है जो हमें सिर्फ और सिर्फ लर्न ही करनी है और फिर लिखनी पड़ेगी वैसे के वैसे ही। तो जितना हो पाता है वहाँ उतना मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा देती हूँ। बाकी फिर अपना चीज़ों को सबको अच्छे से लर्न कर लेना। आपको नोट्स जो है वो सारे ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर लेना एंड ईजिली इनको आप लोग लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। मतलब टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एंड ट्रांसफर करना। मेन जो है वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसे हम लोग यहाँ पर TT कहेंगे। ठीक है, सिंपली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या मतलब है, जैसे कोई ड्रग है उसकी डिस्कवरी करी गई, या फिर कोई भी प्रोडक्ट को बनाया गया, या फिर कोई क्लिनिकल ट्रायल एक कंपनी के अंदर या एक लैब के अंदर या किसी एक जगह पर परफॉर्म करी गई। ठीक है, अब उस कंप्लीट प्रोडक्ट को बनाते टाइम जो भी A to Z शुरू से लेकर के एंड तक जिन जिन पॉइंट्स का हमने ध्यान रखा, जिन जिन चीज़ों को हम लोगों ने यूज़ करा, वो सब हमने एक जगह पर नोट कर ली। ठीक है, अब कोई दूसरी कंपनी है उसको भी वही सेम चीज़ जो है वो बनानी है, तो वो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जिसमें A to Z सारी चीज़ें लिखी हुई है वो हम दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करते हैं ना, उसी चीज़ को सिंपली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर सिंपली देखते हैं, जैसे एक हमारी कंपनी है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी नई ड्रग की डिस्कवरी करी गई है, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट को डेवलप करा गया, या फिर कोई क्लिनिकल ट्रायल जो है वो परफॉर्म करी गई है एक कंपनी में या फिर किसी सेंडिंग यूनिट में, मतलब कुछ भी मान लो यहाँ पर, मतलब सिंपल टर्म्स के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि कोई भी एक कंपनी है उसके अंदर ये तीनों में से कोई भी चीज़ करी गई है। ठीक है, अब दूसरी कंपनी है वो भी किसी ड्रग की उसी ड्रग को बनाना चाहती है, उस प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहती है, या फिर वो क्लिनिकल ट्रायल्स को परफॉर्म करना चाहती है। ठीक है, तो जो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो इन्होंने A to Z शुरू से लेकर के एंड तक जो भी स्टेप्स फॉलो करे, वो जो भी करा, तो वो कंप्लीट टेक्नोलॉजी इनके पास है, उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे दूसरी कंपनी को, तो उसको हम लोग सिंपली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहेंगे। अब जो कंपनी इस कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स है उनको भेज रही है, इस कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भेज रही है, उसे हम कहते हैं सेंडिंग यूनिट, एंड जिस कंपनी को भेज रहे हैं जो उसे रिसीव कर रही है उसे हम बोलते हैं रिसीविंग यूनिट। ठीक है, सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट ये एंड तक चलता रहेगा क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो उसी को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर एक तो सेंडिंग यूनिट होगी जो ये कंप्लीट डिटेल्स को भेजेगी, एंड दूसरी होगी रिसीविंग यूनिट जहाँ पर वो कंप्लीट चीज़ें जो है वो पहुँचेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से टर्म्स के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन WHO गाइडलाइंस, जो अगर 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो सिर्फ WHO गाइडलाइंस के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे वो हम लोग देखेंगे, एंड जो भी WHO गाइडलाइंस के अंदर टर्मिनोलॉजीज आती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड वो देखेंगे। ठीक है, सिर्फ इतने टॉपिक्स जो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें से WHO गाइडलाइंस वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, एंड टर्मिनोलॉजी जो है, जो भी टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे वो 2 मार्क्स के अंदर जो है वो पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अब जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जिसे हम TT कहते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, TT इज अ प्रोसेस बाय विच एनी कंपनी सेंडिंग यूनिट शेयर देयर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग डिस्कवरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स टू अदर कंपनीज। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया वही चीज़ है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी सेंडिंग यूनिट हो गई, वो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड, उस इन्फॉर्मेशन को वो दूसरी कंपनी को भेज रहे हैं, तो इसी को हम लोग सिंपली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है इसकी डेफिनेशन हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर देखें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रेफर्स टू द प्रोसेसेस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल प्रोग्रेस फ्रॉम ड्रग डिस्कवरी टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू क्लिनिकल ट्रायल्स टू फुल स्केल कमर्शियलाइजेशन। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है ऐसे प्रोसेसेस जो कि चाहिए होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग बना रहे हैं तो ड्रग डिस्कवरी से लेकर के प्रोडक्ट डेवलप करने तक, उसके बाद में क्लिनिकल ट्रायल्स से लेकर के फाइनल जो प्रोडक्ट है उसे हम लोग कंपनी के अंदर भेज रहे हैं, तो ये कंप्लीट चीज़ें जो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर आती हैं। जैसे सबसे पहले एक जगह पर ड्रग की डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो अब जहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हैं वहाँ पर ड्रग की डिस्कवरी के टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट वालों को भेजनी होगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट डेवलप हो गया, उसके बाद में उन्होंने किस तरीके से डेवलप करा वो सारी इन्फॉर्मेशन को क्लिनिकल ट्रायल जहाँ पर हो रही है वहाँ पर भेजनी होगी, एंड देन क्लिनिकल ट्रायल हो गई तो उससे फाइनल हमारा प्रोडक्ट जो है उसको कमर्शियलाइज हो जाएगा, मतलब मार्केट के अंदर हम उस प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है ऐसे प्रोसेसेस जो कि चाहिए होते हैं जिसकी मदद से सक्सेसफुली कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोग्रेस कर सके, ड्रग डिस्कवरी से लेकर के प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर क्लिनिकल ट्रायल से लेकर के फुल स्केल कमर्शियलाइजेशन तक। ठीक है, अब जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोसेस है हमारा, इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस ये है जैसे कोई भी नई डिस्कवरी हुई है या कोई भी नई इनोवेशन है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर
कोई भी नई डिस्कवरी या इनोवेशन आई है या फिर किसी भी गवर्नमेंट लैबोरेटरी के अंदर, तो उसको क्या है कमर्शियल सेक्टर पर पहुंचाना, मतलब मार्केट के अंदर पहुंचाना, जिससे कि मतलब जो भी नई डिस्कवरी या इनोवेशन है अगर वो काम की है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसे कोई स्किल हो गई, नॉलेज हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, किसी भी चीज़ को बनाने का मेथड हो गया, तो वो जो है कमर्शियल सेक्टर तक पहुंच सके। ये मेन मकसद होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का। क्योंकि अगर मतलब एक जगह पे कोई भी चीज़ डेवलप करी गई है, उसकी जो भी डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, इन्फॉर्मेशन है, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा लेवल पर नहीं बन पाएगा। तो मेन पर्पस इसका यही होता है कि जो चीज़ें लैब्स के अंदर मतलब डिस्कवरी वगैरह हुई है उसे कमर्शियल सेक्टर के अंदर पहुंचाना। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है उसका बेसिक प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले किसी को कोई आइडिया आया, ठीक है, फिर उस आइडिया के ऊपर उन्होंने बेसिक रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद में फिर इन्वेंशन हुई एंड डिस्कवरी हुई। ठीक है, अब इन्वेंशन और डिस्कवरी हो गई तो वो पूरे मार्केट तक कैसे पहुंचेगी। जब हम क्या करेंगे कि उस इन्वेंशन या डिस्कवरी को मैक्सिमाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर प्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी मदद से क्या होगा कि वो कमर्शियल सेक्टर में पहुंच पाएगी। तो ये होता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। मतलब आइडिया आया, फिर रिसर्च करी, इन्वेंशन हुई, डिस्कवरी हुई, फिर उसे मैक्सिमाइज कर दिया। ठीक है, दूसरी तरफ हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर क्या हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स तक भेज देंगे, एंड एक्सपर्ट जो है जिन्हें ज़रूरत है टेक्नोलॉजी सीकर्स उन तक भेज देंगे, या फिर ये रिवर्स में भी ये साइकिल चल सकती है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने वाले हो सकते हैं यूनिवर्सिटीज़, हो सकते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, हो सकते हैं स्मॉल या फिर मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, हो सकते हैं लार्ज कंपनीज हो सकते हैं। ये सब क्या टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स हो सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स जैसे कि गवर्नमेंट हो गए, रिसर्च फंड्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, एक्सेलरेटर्स हो गए, वो आ जाते हैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के अंदर। तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को क्रिएटर्स को भी भेज सकते हैं, क्रिएटर्स जो है वो एक्सपर्ट्स को भी भेज सकते हैं। फिर अब टेक्नोलॉजी सीकर्स कौन हो गए, किनको जरूरत होती है, जैसे कोई स्टार्टअप्स हो गए, वो देख रहे हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम लोग क्या करें कि उसे बड़े स्केल तक पहुंचा सके। ठीक है, या फिर कोई लार्ज कंपनीज हो गई, या फिर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज हो गए। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है WHO गाइडलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए जो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स जो है वो इंक्लूडेड है, वो हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो WHO के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है ना, एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होती हैं जो क्या करती है, एक फ्लैक्सिबल फ्रेमवर्क या फिर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करती हैं कि किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोसेस जो है वो करना है, किन किन चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है जिससे कि अच्छे तरीके से जो है हम प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें। ऐसे मतलब ये सारी की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये हमारे पास में WHO गाइडलाइंस जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो मदद करते हैं कि हम अच्छे से जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोसेस कर सकें। ठीक है, अब ये जो WHO गाइडलाइंस है इसके पीछे मेजर इंटेंशन क्या है हमारा, तो सबसे मेन इंटेंशन ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोसेस अच्छे से हो सके, जिससे कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी जो है ना उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसके लिए जो है WHO गाइडलाइंस दी गई हैं। अब जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है या फिर जो प्रोसेस है उसे ट्रांसफ़र करना है एक दूसरी जगह पर, ये किसी ना किसी स्टेज पे तो होता ही है। जैसे मतलब कहीं पर डिस्कवरी होती है तो उसे कमर्शियल स्केल पर डेवलप करने के लिए दूसरी जगह भेजना होता है, या फिर प्रोडक्ट को बनाने के लिए दूसरी जगह, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का प्रोसेस करना ही होता है। जैसे कि ये ट्रांसफ़र जो है डेवलपमेंट स्टेज में हो सकता है, स्केल अप करना है तो उसके लिए हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो सकता है, प्रोडक्शन के लिए हो सकता है, लॉन्च करना है प्रोडक्ट उसके लिए हो सकता है, या फिर पोस्ट अप्रूवल फेज जो है वहाँ पर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है ना किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने की, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर हम लोग को प्रोसेसेस या फिर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना ही पड़ता है। अब जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का प्रोसेस है या फिर जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है, एक लॉजिकल प्रोसीजर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जैसे कोई एक कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है, उसे ट्रांसफ़र करने में मदद करता है उसके डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल जो है उनकी एडवाइस के साथ में। ठीक है, तो सिंपली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक लॉजिकल प्रोसीजर हो गया हमारे पास में, जो क्या करता है इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र कर सके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ के साथ में। अब ये ट्रांसफ़र डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर के बीच में हो सकता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, अब जो हमारे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है ना, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है जिसे हम लोग फॉलो क्यों करते हैं, जिससे कि जो भी डॉक्यूमेंटेड नॉलेज एंड जो भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, डेवलपमेंट के टाइम जो भी लोग वहाँ पर उसे बना रहे हैं उस टाइम उन्हें जो भी एक्सपीरियंस आया है, जो भी नॉलेज आई है, उस सबको एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिख करके एंड दूसरी ऑथराइज्ड एजेंसीज़ को उन्हें ये भेजना होता है। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उन्हें तो प्रॉपर्ली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही होता है, बट दूसरी चीज़ ये होती है कि जो रिसीविंग यूनिट होती है, मतलब जिस कंपनी को वो कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी जा रही है, ठीक है, उसे हम रिसीविंग यूनिट कहते हैं। तो रिसीविंग यूनिट जो है उसकी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्ली उस प्रोडक्ट को डेवलप कर सके। ये सारी चीज़ों को पहले से ही देखा जाता है। ठीक है, अब जो ट्रांसफर होता है वो या तो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर हो सकता है या फिर इंटर कंपनी ट्रांसफर हो सकता है। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर का मतलब सिंपली होता है एक ही कंपनी है, उसके अलग अलग ब्रांचेज है, ठीक है, उनके बीच में टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करा जा रहा है। दूसरा आता है इंटर कंपनी ट्रांसफर, मतलब दो अलग अलग कंपनीज है उनके बीच में टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करा जा रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है वो दो तरीकों से जो है वो यहाँ पर हो सकता है। अब हमारे पास में है ISPE, ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए।
अब जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है इसके लिए एक डॉक्यूमेंटेड एंड एक प्लान्ड अप्रोच की ज़रूरत हमें होती है, ठीक है। प्रॉपर प्लान्ड अप्रोच एंड एक डॉक्यूमेंटेड अप्रोच, उसकी मदद से जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है वो आराम से हो सकता है। इसके अंदर मेन फोकस करा जाता है कि जो पर्सनल है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, उनके पास में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्वालिटी का जो भी काम है वो सारी की सारी चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज उनके पास में होना चाहिए, चाहे डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या फिर क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड हो। अब जैसे हमारे पास में दो यूनिट होती है ना, एक तो आती है सेंडिंग यूनिट जो कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगी, एंड एक आती है रिसीविंग यूनिट जिनको टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करी जाएगी, ठीक है। तो एक सेंडिंग यूनिट होती है, एक रिसीविंग यूनिट होती है, एंड एक यूनिट हो सकती है जो इस कंप्लीट प्रोसेस को मैनेज कर रही है, तो वो एक डिफरेंट यूनिट हो भी सकती है या फिर इन दोनों में से एक यूनिट वो हो सकती है। अब एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो उसके लिए जो प्रोजेक्ट प्लान करा गया है ना, उसमें क्वालिटी एस्पेक्ट्स के ऊपर प्रॉपर फोकस करना है, एंड वो जो है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। अब जो सेंडिंग यूनिट है जो रिसीविंग यूनिट है, इन दोनों की कैपेबिलिटीज़ जो है वो सेम होनी चाहिए, मतलब डिट्टो आइडेंटिकल हो ये ज़रूरी नहीं है, बट सिमिलर होनी चाहिए, जिससे कि जो भी प्रोसेसेस परफॉर्म करना है वो रिसीविंग यूनिट जो है वो सेंडिंग यूनिट के अकॉर्डिंग प्रोसेस परफॉर्म कर सके। अब जैसे एक सेंडिंग यूनिट है, रिसीविंग यूनिट है, इन दोनों के बीच में प्रॉपर टेक्निकल गैप एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के पहले, जैसे कि टेक्निकल रिस्क असेसमेंट हो गया, पोटेंशियल रेगुलेटरी गैप, मतलब जो भी उन दोनों के बीच में गैप हैं उन्हें प्रॉपरली एनालाइज करना होगा। एंड उसके बाद में रिसीविंग यूनिट जो है वहाँ पर प्रॉपर ट्रेन स्टाफ प्रेजेंट होने चाहिए, और अगर ट्रेन स्टाफ नहीं है तो क्या है कि सेंडिंग यूनिट वाले जो है वो वहाँ पर जाकर के लोगों को अच्छे से सिखाएं कि किस तरीके से ये वाला काम जो है वो करा जाएगा, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोसेस है ना वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब रिसीविंग यूनिट जो है वो प्रोडक्ट को या जो भी काम, मतलब उनको जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी गई है उसे वो प्रॉपरली सही तरीके से सही क्वालिटी की चीज़ों को बना पाए, तभी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोसेस है उसे सक्सेसफुल माना जाएगा, ठीक है। अगर रिसीविंग यूनिट जो है उसे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चीज़ों को अपने हिसाब से करने लग जाए, उन्हें प्रॉपरली सेंडिंग यूनिट को बताना होगा कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो आप बताइए हम इस दिक्कत को किस तरीके से सॉल्व करें। अब जैसे हमारी जो WHO गाइडलाइंस है ना, इसी के अंदर ही गाइडलाइंस दी गई है मटेरियल्स के लिए, ठीक है। तो ये जो मटेरियल के लिए जो गाइडलाइन है ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है, या फिर जो बल्क मटेरियल हो गए या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गए उनके मैन्युफैक्चरिंग या फिर पैकेजिंग के लिए यूज़ हो सकती है, जो गाइडलाइंस दी गई है मटीरियल्स के लिए, ठीक है। इसके बाद में जो WHO गाइडलाइंस है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए उसके अंदर गाइडलाइंस दी गई है सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट के लिए, ठीक है। इनके लिए क्या गाइडलाइंस है कि डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन जो उसका ट्रांसफर करना होता है सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट की तरफ, जैसे कि प्रोसेसिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, ठीक है। देन एनालिटिकल मेथड्स जो है वो ट्रांसफर करने होते हैं, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, उन्हें भी ट्रांसफर करना होता है। देन सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट दोनों जगह पर हम लोग को स्किल्स क्या है उनके पास वो चीज़ अच्छे से एसेस करनी है। देन पर्सनल जो है उन्हें ट्रेन करना है, अगर रिसीविंग यूनिट के पर्सनल जो हैं उनके पास प्रॉपर जो एक्सपीरियंस है वो नहीं है तो उन्हें सेंडिंग यूनिट वाले जो है वो ट्रेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो ट्रांसफर है उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना होता है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। देन जो प्रीमाइसेस हो गए, इक्विपमेंट हो गए, उनका भी प्रॉपर जो टेस्ट है वो करना होता है कि प्रीमाइसेस इक्विपमेंट जो भी है जिस लेवल के हम लोग को चाहिए, जिस क्वालिटी के हम लोग को चाहिए वो है या फिर नहीं है। उसके बाद में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, क्वालिफिकेशन जो है वो सही होना चाहिए, वैलिडेशन जो है हर एक प्रोसेस का वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास में WHO गाइडलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर भी मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए ना ये सारे पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से वहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी पीछे हमने जितने पॉइंट्स डिस्कस करे थे ना वो नोट्स में आपको प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए मिल जाएंगे, वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है टर्मिनोलॉजी। अभी टर्मिनोलॉजी कोई ऐसे वैसे टर्मिनोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जो WHO गाइडलाइंस के अंदर टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के अंदर WHO गाइडलाइंस वाला क्वेश्चन आएगा तो पीछे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे थे वो तो हम लिख ही सकते हैं, साथ में ये जो टर्म्स है ना इनमें से जितनी आपको लर्न रहती है प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी डायरेक्टली टर्मिनोलॉजी में से क्वेश्चन आता है वो मैंने नहीं देखा है। 2 मार्क्स के अंदर जैसे कोई भी टर्म आ जाएगी, कंट्रोल स्ट्रैटेजी क्या होता है, गैप एनालिसिस क्या होता है, इंटर कंपनी ट्रांसफर, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, तो ऐसे 2 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बट टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन आता है ऐसा मैंने नहीं देखा है। बाकी अगर आ जाता है तो आप इसमें से मतलब 10 टर्मिनोलॉजीज भी आराम से लिख करके आ सकते हैं, और वो तो कॉमन होंगी जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, GMP ये सारी चीज़ें अपन लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इनको तो आप लर्न रख ही सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये टर्मिनोलॉजीज क्या है, WHO गाइडलाइंस के अंदर ये टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पोस्ट हमारे पास में आता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सिंपली अगर हम सिर्फ वर्ड को पढ़े तो एक ऐसा क्राइटेरिया जिसके अंदर कोई भी चीज़ हम लोग को एक्सेप्टेड है वो हो गई। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है कि जैसे कोई भी टेस्ट का रिजल्ट है, ठीक है, उसके लिए एक लिमिट सेट कर दी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये अगर इसका रिजल्ट आता है तो वो एक्सेप्टेड रहेगा। तो वही सिंपली एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, मेजरेबल टर्म्स जिनके अंदर कोई भी टेस्ट का जो रिजल्ट है वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है API सिंपली हमारा होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो किसी भी डोजेज फॉर्म के अंदर मेन इंग्रेडिएंट जो है वो होता है,
है, ठीक है, जिसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रैकेटिंग। ब्रैकेटिंग जो एक नया वर्ड है हमारे पास में, एंड इसको हमें अच्छे से थोड़ा समझना होगा। अगर 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो इसके डेफिनेशन जरूर से याद करके जाना, एंड ऐसी कैसे डेफिनेशन जो है हमें लिख करके आनी है। तो ये क्या होता है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फॉर टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ डोजेज स्ट्रेंथ। द डिजाइन प्रिज्यूम्स दैट द लिमिट्स विल रिप्रेजेंट ऑल द सैंपल्स विद इन द लिमिट्स। तो सिंपली ब्रैकेटिंग जो है ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी मदद से हम जैसे कोई भी डोजेज फॉर्म है, ठीक है, कोई मान लो सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर हमारे पास में पाउडर है, ठीक है, तो पाउडर की जो डोजेज स्ट्रेंथ है ना उसकी लिमिट्स को हम लोग को टेस्ट करना है। तो एक सिंपल सा हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें जिसके अंदर हम लोग पाउडर जो उसकी डोजेज स्ट्रेंथ जो है उसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट उसे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो उसे हम सिंपली ब्रैकेटिंग कहते हैं। एंड ये जो कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है ये प्रिज्यूम करता है, मतलब ये ऐसा एज्यूम करता है कि जो लिमिट्स है ना वो जो लिमिट दी गई हैं ऑफिशियली उसके अंदर ही आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल का क्या मतलब है, देखो जैसे कोई भी एक क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव हो गया, मतलब जिसने प्रॉपर सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है कि ये चीज़ जो है वो ऐसे बनने वाली है, ठीक है, वो उन्होंने कहीं और ट्रांसफर करा, उन्होंने बनाते टाइम कोई 1-2 चीज़ें उसके अंदर चेंज करी कि ये चीज़ें अगर हम चेंज करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि हमारे पास में बेटर प्रोडक्ट बन सकता है। तो वही चेंज जो होते हैं, मतलब ऐसे चेंज जो कि ज़रूरी होते हैं एंड जो प्रोडक्ट को अच्छा बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो वही हमारे पास में चेंज कंट्रोल के अंदर आते हैं। चेंज कंट्रोल जो है इसका इंटेंट, इसका मेन ये रहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो वैलिडेटेड स्टेट के अंदर रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल स्ट्रैटेजी। कंट्रोल स्ट्रैटेजी जो है जैसे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए प्रॉपर एक स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करे जाते हैं कि हाँ ये चीज़ इतनी क्वांटिटी के अंदर हम लोग को चाहिए, इसकी लिमिट्स ये रहेंगी, तो इस तरीके से प्रॉपर हम लोग प्लान कंट्रोल्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कंट्रोल स्ट्रैटेजी के अंदर आता है अ प्लान्ड सेट ऑफ कंट्रोल्स डेराइव्ड फ्रॉम करंट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग दैट एश्योर्स प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। मतलब एक सेट है, प्रॉपर प्लान करा हुआ सेट ऑफ कंट्रोल हो गए, ठीक है, जिसे हम डिराइव करें जो प्रोडक्ट हमारे पास बना हुआ है उससे, जो कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को एंड उसकी क्वालिटी को एश्योर करता है। इसके अंदर हमारे पास में कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं जैसे कि मटेरियल हो गया, कंपोनेंट्स हो गए, जो इक्विपमेंट है वो किस कंडीशन के अंदर है, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास में कंट्रोल स्ट्रैटेजी के अंदर आती हैं। तो कंट्रोल स्ट्रैटेजी का मतलब जैसे पहले से स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करे गए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो स्टैंडर्ड्स इस तरीके से होने चाहिए कि जो प्रॉपर हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट बने उसकी परफॉर्मेंस एंड उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो जैसे हम इसके नाम से ही समझ रहे हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो है इसका सिंपली ये मतलब है जैसे पूरे प्रोसेस के अंदर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसके पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ 1-2 जगह ऐसी होंगी जहाँ पर अगर हम लोगों ने गड़बड़ कर दी तो हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो वही हमारे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होते हैं जिन पॉइंट्स पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है उस स्टेप को परफॉर्म करते हुए, वो हमारे हो जाता है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। नाउ नेक्स्ट आता है DMF। DMF का मतलब हो गया ड्रग मास्टर फाइल। तो इसके अंदर जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर फैसिलिटी हो गई, प्रोसेस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। ड्रग मास्टर फाइल के अंदर कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है जिसे मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस जो है इसका सिंपली ये मतलब है जैसे एक तो हमारे पास में आ जाती है सेंडिंग यूनिट एंड एक हमारे पास में आ जाती है रिसीविंग यूनिट, ठीक है। तो गैप एनालिसिस के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि सेंडिंग यूनिट जो है जो टेक्नोलॉजी को भेज रही है, तो रिसीविंग यूनिट के पास प्रॉपर सारी फैसिलिटीज़ या फिर जो पर्सनल है वो प्रॉपर ट्रेंड है या नहीं है, तो उन दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ों का डिफरेंस है ना, वही गैप होता है। तो गैप को पहले एनालाइज करना होता है, फिर उसे फुलफिल करना होता है, उसके बाद ही हम प्रॉपर्ली टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है GMP जो कि होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसे हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हमारे पास में होते हैं जो हम लोगों ने पहले बहुत बार पढ़े हुए हैं। तो ये सिंपली क्या हो गया, एक सेट ऑफ प्रॉपर पॉइंट्स हो गया जिसके अंदर लिखा हुआ है कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को बनाना है, किन किन बातों का हम लोग को ध्यान रखना है प्रोडक्ट को बनाते टाइम, जिससे कि उसकी क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो ना हो। जैसे इसके डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इज दैट पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस विच एंश्योर्स दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एप्रोप्रिएट टू द इंटेंडेड यूज एंड एज रिक्वायर्ड बाय द मार्केटिंग ऑथराइजेशन। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है ये क्वालिटी एश्योरेंस का वो वाला पार्ट हो गया जो ये इंश्योर करता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड कंट्रोल हो रहे हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंडर में, ठीक है। एंड जिस तरीके से उन्हें यूज़ करा जा रहा है उस हिसाब से वो हमारे पास बन रहे हैं एंड मार्केटिंग ऑथराइजेशन जो है उनके द्वारा दिए गए पॉइंट्स को भी वो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आता है IPC। IPC होता है इन प्रोसेस कंट्रोल। इन प्रोसेस कंट्रोल मतलब किसी भी चीज़ को बनाते टाइम, ठीक है, बना रहे हैं उसी टाइम हर एक स्टेप को साथ साथ ही चेक करना, टेस्ट साथ साथ ही परफॉर्म करना, एंड अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसे वहीं के वहीं सही कर देना, जिससे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रॉपर जिस क्वालिटी का चाहिए उसी क्वालिटी का बन सके। अब इसके अंदर एनवायरमेंट को कंट्रोल करना या फिर इक्विपमेंट जो है उसको प्रॉपर उसका ध्यान रखना कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो वो इन प्रोसेस कंट्रोल के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटर कंपनी ट्रांसफर। ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। इंटर कंपनी ट्रांसफर का मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर
ट्रांसफर हो रही है दो डिफरेंट कंपनीज के बीच में। तो एक कंपनी जैसे हमारे पास में ए कंपनी हो गई एंड एक बी कंपनी हो गई, ठीक है, दो डिफरेंट कंपनीज के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, तो वो हो गई इंटर कंपनी ट्रांसफर। दूसरा था इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर मतलब एक ही कंपनी हमारे पास ए, बट इसकी अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई है, तो अलग अलग ब्रांचेस के बीच में जब सेम कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस के बीच में जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है तो वो हमारे पास में आ जाता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। इंट्रा मतलब सेम, इंटर मतलब अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस वैलिडेशन। तो इसका सिंपली मतलब क्या होता है, प्रोसेस वैलिडेशन का मतलब एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, ठीक है, एक प्रॉपर मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ प्रॉपर एविडेंस है कि जो हम यहाँ पर स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं उससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो डिजायर्ड क्वालिटी का ही बनेगा, जो पहले से उसकी स्पेसिफिकेशंस डिसाइड है, उसके क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड है, वो डिट्टो सेम वही बनेगा। तो वो होता है प्रोसेस वैलिडेशन, जो कि एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है जो कि बताता है एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एकदम सही क्वालिटी का बनेगा। नेक्स्ट आता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है इसके अंदर प्रोडक्ट को बनाते टाइम उसकी क्वालिटी जो है वो सही है, ठीक है, वो चीज़ चेक करने का डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड जो है प्रॉपर चेकिंग होती है क्वालिटी की। एंड दूसरा क्वालिटी कंट्रोल के अंदर प्रॉपर टेस्ट जो है लैब के अंदर वो परफॉर्म करे जाते हैं चीज़ों के ऊपर, जिससे कि उसकी क्वालिटी को एश्योर करा जा सके, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल जो है ना वो हर एक स्टेप पर चलता है, जैसे पहले रॉ मटेरियल को चेक कर दिया, ऐसे इस तरीके से प्रॉपर टेस्ट जो है वो इसके अंदर होते रहते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस जो है डॉक्यूमेंट के बेसिस पर इसके अंदर चेकिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है QRM जो कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं GMP की तरह अपन लोग मान सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जो कंप्लीट हमारा प्रोसेस है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस, तो हर एक एक स्टेप पर हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी कोई भी छोटी सी भी गलती ना हो, जिससे कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो जिस क्वालिटी का चाहिए उसी का बने, ठीक है। सिंपली इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर द असेसमेंट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड रिव्यू ऑफ रिस्क टू द क्वालिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो कंप्लीट प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर जब प्रोडक्ट बन रहा है उस टाइम हम लोग को ध्यान रखना है, मतलब हर एक स्टेप पर जो टेस्ट है वो करने हैं, कंट्रोल रखना है, कम्युनिकेशन करना है, जो भी रिस्क वगैरह क्वालिटी के अंदर आने के चांसेस है उसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। देन हमारे पास आती है रिसीविंग यूनिट। तो रिसीविंग यूनिट हम लोग को पता है जिसके पास में टेक्नोलॉजी भेजी जा रही है, ठीक है, वो है रिसीविंग यूनिट, एंड जिसके द्वारा भेजी जा रही है वो है हमारी सेंडिंग यूनिट। नेक्स्ट आता है SOP जो कि होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसका सिंपली क्या मतलब है, जैसे कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, उसको हम शुरू से एंड तक किस तरीके से यूज़ करेंगे, कैसे हम उसे ऑन करेंगे, कैसे उसके अंदर प्रोडक्ट एंटर करेंगे, मतलब सैंपल एंटर करेंगे, देन किस तरीके से उसकी चेकिंग होगी, या फिर अगर किसी चीज़ को बना रहे तो किस तरीके से वो बनेगा। तो कंप्लीट किसी भी चीज़ को यूज़ करने का जो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है वो होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इक्विपमेंट के लिए हो गया, किसी भी इक्विपमेंट की क्लीनिंग के लिए हो गया, मेंटेनेंस के लिए हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये होता है हमारा SOP। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिपोर्ट। तो इसका सिंपली क्या मतलब है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोसेस करा गया है, ठीक है, उसकी कंप्लीट A to Z सारी की सारी चीज़ों की जो रिपोर्ट बनती है वो हमारी हो जाएगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिपोर्ट, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर प्रोसीजर जो फॉलो हो रहा है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, रिजल्ट्स क्या मिले, कंक्लूजन क्या आया, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। कोई भी अगर डेविएशन कहीं पर भी हुई तो उसे प्रॉपरली डिस्कस करना होगा एंड जस्टिफाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन क्या होगा, एक्शन ऑफ प्रूविंग एंड डॉक्यूमेंटिंग दैट एनी प्रोसेस, प्रोसीजर और मैथड एक्चुअली एंड कंसिस्टेंटली लीड्स टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। मतलब वैलिडेशन का मतलब है कि प्रूव करना या फिर डॉक्यूमेंट करना कि कोई भी प्रोसेस हो गया, प्रोसीजर हो गया, मैथड हो गया, वो कंसिस्टेंटली मतलब लगातार जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो होता है हमारा वैलिडेशन। जैसे हम जनरल एग्जाम्पल देखें, हम लोग एग्जाम के अंदर आंसर लिख के आए हैं, हमें पता है हम अच्छे आंसर लिख करके आए हैं, ठीक है, एंड हमारे मार्क्स भी अच्छे आ गए, तो वो हमारा वैलिडेशन हो गया कि हाँ भाई सीरियसली हमने सब कुछ सही लिखा है। लेकिन अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ वैलिडेट नहीं हुई कि हाँ हमें सब कुछ आता था, हम अच्छे से लिख करके आए हैं। सिंपली वैलिडेशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैलिडेशन प्रोटोकॉल। वैलिडेशन प्रोटोकॉल मतलब वैलिडेशन जो है वो जो प्रोसेस होता है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें हम लोग को फॉलो करनी होती है ना, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो होता है ना, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें वैलिडेशन के अंदर आती है वो लिखी रहती है, उसी को हम लोग वैलिडेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके अंदर जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अप्रूवल के लिए वो भी होता है। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वैलिडेशन प्रोटोकॉल के अंदर होती है। अब नेक्स्ट आती है वैलिडेशन रिपोर्ट। वैलिडेशन रिपोर्ट क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर वैलिडेशन का जो प्रोसेस है ना उसकी प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो है, जैसे उसके रिकॉर्ड्स क्या है, रिजल्ट क्या हुआ, इवैल्यूएशन जो करा गया वो क्या हुआ, प्रॉपर सारी की सारी डिटेल वैलिडेशन प्रोसेस की जो है वो एक जगह लिखी रहती है, उसे हम वैलिडेशन रिपोर्ट जो है वो कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इंप्रूवमेंट वगैरह जो है उसके चांसेस कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं वो सारी चीज़ें भी हम रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर सकते हैं।
तो यही सारे टर्म्स के डेफिनेशन जो है वो हम लोग को देखनी थी। अब इसके अंदर से जैसे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सिंपल है, एपीआई हम लोग समझ गए, ठीक है। उसके बाद में क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में गैप एनालिसिस भी समझ में आ गया, जीएमपी भी समझ आ गया, ठीक है। इंटर कंपनी इंट्रा कंपनी आ गया। उसके बाद में क्यूए क्यूसी हम लोग को पहले से आता था, रिसीविंग यूनिट आ गया, सेंडिंग यूनिट आ गया, ठीक है। एसओपी भी हम लोग को आता था, रिपोर्ट वाला भी ईजी हो गया। तो इस तरीके से कितनी टर्म्स हो गई, तो बहुत ही सिंपल सी है। तो अगर सीधे सीधे हमारे पास डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस को डिटेल में एक्सप्लेन करो, ऐसा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इससे पहले जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे थे एंड ये कुछ टर्मिनोलॉजी 8-10 टर्मिनोलॉजी हम लोग वहाँ पर लिख सकते हैं, तो उससे हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है वो भी हम लोग यहाँ पर डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस वाले आंसर के अंदर लिख सकते हैं। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट हो गया, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन हो गया, एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर हो गया, सारी चीज़ें हम लोग डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस का अगर बहुत ही डिटेल का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आंसर में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है वो भी आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ टर्मिनोलॉजी के अंदर जो भी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है ना, ये डेफिनेशन ऐसी की ऐसी डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के अंदर ही लिखी हुई है, तो हम लोग को ऐसे के ऐसे लर्न करनी होगी, वो आपको नोट्स के अंदर लिखी हुई मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाकर के लर्न कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।